हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा 12th क्लास का सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चल रहा है और हम पढ़ रहे हैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स। हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के 16 प्रिंसिपल्स दिए हैं और अभी तक हम 4 प्रिंसिपल पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम 5th से शुरू करेंगे। पिछली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे 5th प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। All the units of an organization should be moving towards the same objective through coordinated and focused efforts. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सभी यूनिट्स कोऑर्डिनेशन और एफर्ट्स का यूज करके सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करती हैं। Each group of activities have the same objective, must have one head and one plan. प्रत्येक ग्रुप की एक्टिविटी जिसका सेम ऑब्जेक्टिव है, उन सब का एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। इससे हम जो है एक ही डायरेक्शन में यूनिटी के साथ काम कर पाएंगे। दिस एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। इससे एक्शन की और कोऑर्डिनेशन की यूनिटी निश्चित होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल एज वेल एज कार्स। यहाँ पर बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग की जो मोटरसाइकिल भी बनाती है और कार भी, देन इट शुड हैव टू सेपरेट डिवीजन फॉर बोथ ऑफ देम। जो दोनों जो काम है मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग का और कार मैन्युफैक्चरिंग का, इनके लिए दो सेपरेट डिवीजन बनाने चाहिए। ईच डिवीजन शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज। प्रत्येक डिवीजन का अपना एक इंचार्ज होना चाहिए। प्लान्स एंड एग्जीक्यूशन रिसोर्सेज, और उनके जो प्लान है वो है, जो रिसोर्सेज उसके लिए काम करते हैं वो भी, उनका भी एक अलग डिवीजन होना चाहिए। On no account should the working of two division overlap. और जो दो डिवीजन है उनका काम जो आपस में ओवरलैप नहीं होना चाहिए। Now let us differentiate between the two principles of unity of command and unity of direction. इससे पहला जो प्रिंसिपल पढ़ा था हमने यूनिटी ऑफ कमांड, और अभी जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसमें हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट्स है उसको एक ही सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव होता है और वो उसी का ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है कि जो सेम जो ऑब्जेक्टिव होते हैं जिन एक्टिविटीज के, उनका एक ही हेड होना चाहिए और उनका प्लान भी एक ही होना चाहिए। सेकंड इज एम, इट प्रिवेंट्स डुअल सबऑर्डिनेशन। दो लोगों से ऑर्डर नहीं मिल सकते। इसी तरह से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में जो है एक्टिविटीज जो है, दो अलग अलग एक्टिविटीज है, वो ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। इम्प्लीकेशन, यूनिटी ऑफ कमांड इफेक्ट करती है एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इफेक्ट करती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये जो है यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। एक व्यक्ति के इंटरेस्ट को सभी लोगों के इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना। The interest of an organization should take priority over the interest of any one individual employee according to Fuel. फ्यूल का मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, ना कि किसी इंडिविजुअल पर्सन के इंटरेस्ट। एवरी वर्कर हैज सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर वर्किंग इन कंपनी। किसी कंपनी में काम करने का किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का खुद का एक इंटरेस्ट होता है, मीन्स अपनी कुछ डिजायर्स को पूरा करने के लिए कोई भी इंडिविजुअल किसी कंपनी में काम करता है। द कंपनी हैज गोट इट्स ओन ऑब्जेक्टिव, लेकिन कंपनी के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी वुड वांट टू गेट मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय एट ए कम्पिटिटिव पोस्ट सैलरी। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी जो है
अधिक से अधिक आउटपुट कमाना चाहती है फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय से एट ए कम्पिटिटिव कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट पे, और जो उसकी सैलरी डिसाइड है उसी डिसाइड सैलरी के ऊपर एक कंपनी जो है मैक्सिमम आउटपुट अर्न करना चाहती है। ऑन द अदर हैंड एन एम्प्लॉय में वांट टू गेट मैक्सिमम सैलरी व्हाइल वर्किंग द लिस्ट, लेकिन दूसरी ओर कोई एम्प्लॉय है वो जो है अधिक से अधिक सैलरी अर्न करना चाहता है और कम से कम काम करके। In another situation, an individual employee may demand some concession, और दूसरी सिचुएशन में कोई एक इंडिविजुअल जो एम्प्लॉई है वो कुछ कंसेशन की डिमांड कर सकता है, विच इज नॉट एडमिसिबल टू एनी अदर एम्प्लॉय लाइक वर्किंग फॉर लेस टाइम, जो कि हम किसी दूसरे एम्प्लॉय को नहीं दे सकते वो कंसेशन, जैसे कि कोई कम टाइम तक काम करना चाहता है कोई एम्प्लॉय, तो ये जो है बेनिफिट हम किसी दूसरे एम्प्लॉय को नहीं दे सकते। इन ऑल सिचुएशंस द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप कंपनी विल सुपरसेड इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल। इस सिचुएशन में जो है कंपनी का जो इंटरेस्ट है, कंपनी के जो डिजायर है उनको वो रिप्लेस नहीं कर सकते, हम उनको अधिक वैल्यू देंगे क्यों, और किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के इंटरेस्ट से। दिस इज सो बिकॉज लार्जर इंटरेस्ट ऑफ वर्कर एंड स्टेक होल्डर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन पर्सन। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वर्कर्स, जो एक वर्कर की जगह हम बहुत सारे वर्कर के इंटरेस्ट को वैल्यू देंगे, और जो कंपनी के स्टेक होल्डर हैं, जो हिस्सेदार हैं, उनको अधिक इम्पोर्टेंस दी जाएगी इन द कंपैरिजन ऑफ वन पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, ओनर्स, शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स, डेब्टर्स, फाइनेंसर्स, टैक्स अथॉरिटीज, customers and the society at large cannot be sacrificed for one individual or a small group of individuals who want to exert pressure on the company। एग्जाम्पल के लिए जो बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट किस किस के कौन कौन स्टेक होल्डर होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ओनर होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने पैसा लगा रखा है, क्रेडिटर्स होते हैं, डेटर्स होते हैं, लेनदार देनदार, फाइनेंसर्स, टैक्स अथॉरिटीज, कस्टमर्स, सोसाइटी, इन सभी का जो है एक इंटरेस्ट होता है किसी कंपनी में, जो कि इसलिए हम इन सभी के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए या एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए। ए मैनेजर कैन एंश्योर दिस बाय हिज हर एग्जेम्पलरी बिहेवियर। एक इंडिविजुअल पर्सन के इंटरेस्ट को मैनेजर अपने तरीके से हैंडल कर सकता है, लेकिन किसी भी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए या एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। हेनरी फ्योल ने जो 7th प्रिंसिपल दिया है वो क्या है, रिम्यूनरेशंस ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की सैलरी मींस एम्प्लॉइज को जो एक ऑर्गेनाइजेशन से बेनिफिट्स मिलते हैं उनके बारे में क्या प्रिंसिपल दिया है, द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉइज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज को जो पेमेंट दी जाती है या कंपनसेशन दिया जाता है वो फेयर होना चाहिए दोनों ही साइड से, एम्प्लॉइज के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। मीन्स अगर किसी एम्प्लॉय को जैसे सैलरी दी जाती है तो वो जो है फेयर होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन पे भी उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और ना ही वो सैलरी इतनी कम होनी चाहिए कि एम्प्लॉयज की जो नीड्स हैं वो भी सेटिस्फाई ना हो पाए। द एम्प्लॉयज शुड बी पेड फेयर वेजेस which should give them at least a reasonable standard of living। एम्प्लॉयज को एक फेयर वेज देनी चाहिए जिससे कि वो जो है कम से कम अपने रीजनेबल डिजायर है वो कम से कम पूरा कर सके। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, और उसी तरह से जो सैलरी एक एम्प्लॉय को दी जाती है वो कंपनी को के लिए भी, कंपनी भी उसको पे करने के लिए
उसकी भी कैपेसिटी होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स रिम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो रिम्यूनरेशन है, जो कंपनसेशन है, वो जो है इक्विटेबल होना चाहिए। दिस विल एंश्योर गुड रिलेशंस बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। इससे वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में अच्छे रिलेशंस एंश्योर होंगे। कॉन्सिक्वेंटली द वर्किंग ऑफ कंपनी वुड बी स्मूथ। और जो इससे जो क्या होगा, जब वर्कर्स की जो सैलरी है और वो एम्प्लॉइज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए अगर वो सही होगी, तो इससे क्या परिणाम निकलेगा कि कंपनी की जो वर्किंग है वो स्मूथ रहेगी। मीन्स कंपनी में कोई किसी भी तरह का मतभेद नहीं होगा और वो सही तरीके से चलती रहेगी। Eighth principle is centralization and decentralization. According to Fuel, there is a need to balance subordinate involvement through decentralization with managers' retention of final authority through centralization. फ्यूल के अनुसार एक बैलेंस होना चाहिए सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। हम डिसेंट्रलाइजेशन करके एक जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं विद मैनेजर्स के साथ। रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी शुड सेंट्रलाइज। और जो फाइनल अथॉरिटी है वो सेंट्रलाइज ही रहनी चाहिए। The degree of centralization will depend upon the circumstances in which the company is working. Centralization depend करता है circumstances पे, किस circumstances में कोई कंपनी काम कर रही है। In general, large organization have more decentralization than small organization. जो बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स विकेंद्रीकरण ज्यादा होता है, मतलब अथॉरिटी ज्यादा सबऑर्डिनेट्स को प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सके। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है तो उसमें हमें क्या डिसेंट्रलाइज करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि उसमें काम ही इतना कम होता है कि एक पर्सन ही उसकी देखभाल कर सकता है। For example, panchayats in our country have been given more powers to decide and spend funds granted to them by the government of the welfare of villages. एग्जाम्पल के लिए हम पंचायत का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारे कंट्री में जो है पंचायत जो है उसको बहुत अधिक पावर्स दी गई हैं, और ताकि वो जो है फंड्स जो उनको मिलता है गवर्नमेंट से वो गांव के वेलफेयर के लिए उसको खर्च कर सके। दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन एट द नेशनल लेवल। इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं नेशनल लेवल पे। नेक्स्ट इज स्कॉलर चेन। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स दोनों काम करते हैं। द फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक आर नोन एज स्कॉलर चेन। फॉर्मल लाइन में जो अथॉरिटी जो है हाईएस्ट से लोवेस्ट रैंक की ओर जाती है, इसको हम स्कॉलर चेन के रूप में भी जानते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव ए चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। फ्यूल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन और अथॉरिटी की चेन होनी चाहिए दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो कि टॉप से बॉटम की ओर जाती है, and should be followed by managers and the subordinate। और उस जो अथॉरिटी चेन को है मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स दोनों को फॉलो करना चाहिए। लेट अस कंसीडर ए सिचुएशन वेयर देयर इज वन हेड ए हु हैज। यहाँ पर हम एक सिचुएशन को कंसीडर करते हैं जहां पर ए जो है वहां पर हेड है और उसके नीचे जो है दो अथॉरिटी लाइन है। वन लाइन कंसिस्ट ऑफ बी सी डी ई एफ। एक लाइन जो है वो बी सी डी ई और एफ की है, और अनदर लाइन ऑफ अथॉरिटी अंडर ए इज एल एम एन ओ पी, और जो दूसरी लाइन है वो एल एम एन ओ पी की है। इफ ई हैज टू कम्युनिकेट विद ओ, अगर ई को ओ से कम्युनिकेशन करना है, हु इज एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, जो कि सेम लेवल पे है। अथॉरिटी मीन्स दोनों के पास सेम अथॉरिटी है।
उनके जो है अथॉरिटी लेवल जो है सेम है, देन सी ही हैज टू पास थ्रू द रूट। तो उनको जो है पूरा रूट जो है उसको पास करना पड़ेगा। जैसे कि ई से जो है पहले जो जो भी ई को कम्युनिकेट करना है ओ से, वो पहले डी के पास जाएगा, फिर सी, बी, ए, फिर एल के पास, एम, एन, ओ, और इस तरह से पूरी एक चेन को फॉलो करते हुए जो है वो कम्युनिकेशन ओ तक पहुंचेगा। दिस इज ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर। ये जो है जो स्कॉलर चेन का जो प्रिंसिपल है उसकी वजह से होता है। मीन्स ई जो है उसको वो ओ से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। Chain begins followed in this situation. According to Fuel, this chain should not be violated in the normal course of formal communication. इस चेन को जो है हम सिंपली कभी भी ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी नॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। However, if there is an emergency, then he can directly contact O through gang plug as shown in the diagram. लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो ई जो है डायरेक्टली ओ से कांटेक्ट कर सकता है। वो जो कौन सी टेक्निक के थ्रू, बैंक प्लग के थ्रू, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया है। दिस इज ए शॉर्टर रूट एंड हैज बीन प्रोवाइडेड सो दैट कम्युनिकेशन इज नॉट डिलेड। यह एक शॉर्ट रूट है और ये इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि कोई भी काम, अगर कोई अर्जेंट काम है तो उसमें डिले ना हो सके। In practice, you find that a worker cannot directly connect the CEO of the company. जो वैसे तो कोई भी जो वर्कर है वो डायरेक्टली सीईओ से कनेक्ट नहीं कर सकता। If at all he has to then all the formal level, उसको जो है सारे जो फॉर्मल लेवल है वो फॉलो करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, मैनेजर, डायरेक्टर एटसेट्रा हैव टू नो अबाउट द मैटर। जो अगर कोई वर्कर जो है सीईओ से कोई बात कहना चाहता है तो उसको पहले फोरमैन को बतानी पड़ेगी, फिर सुपरिटेंडेंट के पास जाएगी, फिर मैनेजर, फिर डायरेक्टर और फिर सीईओ के पास वो जो है कम्युनिकेशन ट्रांसफर किया जाएगा। However, in an emergency, it can be possible that a worker can connect the CEO directly. लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो ये पॉसिबल है कि कोई वर्कर जो है सीईओ से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। अदरवाइज जो अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसको स्कॉलर चेन का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। 10th इज ऑर्डर। 10th जो प्रिंसिपल है वो है ऑर्डर। According to Fuel, people and material must be suitable placed at appropriate time for maximum efficiency. फ्यूल के अनुसार पीपल्स और मटेरियल जो है सूटेबल प्लेस पर होने चाहिए और उनका और अप्रोप्रिएट टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर सके। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट दैट ए प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीवन एंड एवरीथिंग एवरीवन इन इट्स हिज हर प्लेस। जो प्रिंसिपल, जो ऑर्डर का जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि ए प्लेस फॉर एवरीथिंग, जो सब चीजों के लिए प्लेस होना चाहिए, एंड एवरीथिंग इन इट्स, और जो सब कुछ है वो उसी जगह पे होना चाहिए। जो प्लेस जो डिसाइड कर रखा है वहां पे जो है सब सामान मिलना चाहिए और सभी को वहां पे रहना है। मीन्स ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है। अगर जैसे कि उदाहरण के लिए हम अपने घर में अगर कोई चीज है रखते हैं और उसको कहीं भी रख देते हैं तो वो मिसप्लेस हो जाती है और हमें नहीं मिलती है आसानी से। तो इसी तरह से अगर ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट तो किसी प्लेस पे और वो है किसी प्लेस पे, तो ये जो है इससे एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और इसी तरह से अगर कोई सामान अगर नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि कोई मशीन है, कोई मटेरियल है, तो इससे जो है एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसके लिए हमें जो है क्या प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा कि सब कुछ जो है एक जगह पे होना चाहिए और सभी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको भी अपने सूटेबल प्लेस पर रहना चाहिए। एसेंशियली इट मींस ऑर्डर लाइंस। इसका मतलब है कि हमें ऑर्डर लाइन के अकॉर्डिंग जो है चलना चाहिए। इफ देयर इज ए फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड इट इज प्रेजेंट देयर,
अगर किसी भी चीज के लिए कोई फिक्स प्लेस है और वो वहीं पे प्रेजेंट है, देन देयर विल बी नो हिंड्रेंस इन द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस फैक्ट्री। तो तो अगर कोई भी चीज जो है वो अपने प्लेस पे है, तो वहां पे जो है किस बिजनेस की किसी भी एक्टिविटी में कोई भी हिंड्रेंस, कोई भी बाधा नहीं आएगी। देयर विल लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, और इससे जो है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। 11th is equity. Good sense and experience are needed to ensure fairness to all employees who should be treated as fairly as possible according to Fuel. फ्योल का मानना है कि हमें जो है सभी के साथ इक्विटी में समानता का व्यवहार करना चाहिए। फ्योल के अकॉर्डिंग एक मैनेजर के पास अच्छी समझ और एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे कि वो अपने एम्प्लॉयज के साथ फेयर बिहेवियर करे। दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज काइंडलाइनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर टुवर्ड्स वर्कर। इस प्रिंसिपल में फ्योल जो है एम्फसाइज करते हैं कि मैनेजर का जो बिहेवियर है वो वर्कर्स के प्रति दयालु और समानता का होना चाहिए और न्यायपूर्ण होना चाहिए। दिस विल एंश्योर लॉयल्टी एंड डिवोशन। इससे जो है वर्कर्स की लॉयल्टी और डिवोशन जो है बढ़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। फ्यूल डज नॉट रूल आउट यूज ऑफ फोर्स समटाइम्स। फ्यूल कहते हैं कि हम कभी कभार जो है फोर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन rather than he says that lazy person should be deleted with sternly to send the message that everyone is equal in the eyes of manager। लेकिन जो लेजी पर्सन है उनको जो है तुरंत हटा देना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि मैनेजमेंट में जो और दूसरे वर्कर हैं उनको ये लगे कि हमारे सबके साथ जो है इक्वल बिहेवियर किया जा रहा है किसी भी काम को लेकर, मीन्स सबको समान काम करना है। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ एंड नेशनलिटी एटसेट्रा। यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब असमानता नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज को लेके, सेक्स को लेके, रिलीजन को लेके, लैंग्वेज को लेके, किसी की कास्ट या बिलीफ को लेके, या फिर नेशनलिटी को लेके। इन प्रैक्टिस वी ऑब्जर्व दैट nowadays in multinational corporations people of various nationalities work together in discrimination free environment। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं आजकल की जो मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन है उसमें बहुत सारे दूसरे देशों के लोग आपस में मिलके काम कर रहे हैं और वहां का एनवायरनमेंट जो है डिस्क्रिमिनेशन से फ्री है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन इन सच कंपनीज टू राइज। और हर किसी पर्सन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है जिससे कि वो आगे बढ़ सके। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल employees turnover should be minimized to maintain organizational efficiency according to Fuel। फ्यूल का मानना है कि एम्प्लॉयज को जो है का टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड। एम्प्लॉयज जो है कम से कम किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो मेंटेन रहे। पर्सनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिगोरियस प्रोसीजर। जो पर्सन्स जो है सिलेक्ट किए जाते हैं किसी जॉब के लिए और उनको अपॉइंट किया जाता है, तो एक जो है रिगोरियस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। बट वंस सिलेक्टेड दे शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट पोजीशन फॉर ए मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर। और जो लोग सिलेक्ट कर लिए जाते हैं किसी पोस्ट के लिए तो उनका जो है एक मिनिमम टेन्योर जो है फिक्स करना चाहिए कि इतने टाइम से पहले आप उस कंपनी को नहीं छोड़ सकते। दे शुड हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। उनके पास जो है एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए टाइमलाइन को लेकर। दे शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू श्योर रिजल्ट। और उनको एक रीजनेबल टाइम प्रोवाइड करना चाहिए, इतने टाइम में उनको रिजल्ट शो करना है। ये मीन्स उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उनको दिखानी है। एंड एडोसिज्म इन दिस रिगार्ड विल क्रिएट इंस्टेबिलिटी इनसिक्योरिटी अमंग एम्प्लॉइज। और ये जो एडोसिज्म है इसके ये जो है एम्प्लॉइज में एक इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी की भावना पैदा कर सकती है।
रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट विल बी हाई। जो रिक्रूटमेंट की और सिलेक्शन और एम्प्लॉयज को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। सो स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनल इज गुड फॉर द बिजनेस। तो इसमें क्या है कि अगर वर्कर्स जो है, एम्प्लॉय जो अपॉइंट किए गए हैं, अगर वो लंबे टाइम तक किसी भी बिजनेस में काम करते हैं तो इस बिजनेस का जो टर्नओवर है वो बढ़ेगा। 13th principle is initiative. Workers should be encouraged to develop and carry out their plans for improvements according to fuel. फ्यूल का मानना है कि वर्कर्स को एनकरेज करना चाहिए टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स, जिससे कि वो अपने प्लान को और डेवलप कर सके और उनको आगे लेके जा सके फॉर इम्प्रूवमेंट, और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सके। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि अपने लिए पहला स्टेप लेना, अपने सेल्फ मोटिवेशन के लिए फर्स्ट स्टेप लेना। इट इज थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स, उसके बारे में सोचना और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। मीन्स अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन का कोई प्लान है तो उसको भी फुलफिल करने के लिए उस इंडिविजुअल पर्सन को मोटिवेट करना। इनिशिएटिव शुड बी एनकरेज्ड, और इनिशिएटिव ऐसा होना चाहिए कि वो एनकरेज करे, बट इट डज नॉट मीन गोइंग अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी फॉर द सेक ऑफ बीइंग डिफरेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है एस्टैब्लिश जो प्रैक्टिस है कंपनी की उसके जो है भी हम अगेंस्ट चले जाएं और उसके अकॉर्डिंग भी काम ना करें। A good company should have an employee suggestion system whereby initiative suggestions which result in substantial cost time reduction should be rewarded. एक जो अच्छी कंपनी होती है उसमें एम्प्लॉयज अपना सजेशन दे सकते हैं और इनिशिएटिव कर सकते हैं, विच रिजल्ट इज, जिससे इसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा कि जो टाइम जो है उसमें रिडक्शन होगा और उनको जो एम्प्लॉयज जो अच्छे सजेशन देते हैं उनको रिवार्ड भी देना चाहिए। लास्ट एंड 14th प्रिंसिपल इज एस्पिरिट दे कॉर्प्स। ये जो लिख रखा है ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिख रखा है, इसका इंग्लिश में मीनिंग है स्पिरिट ऑफ कॉर्प्स। मैनेजमेंट शुड प्रमोट ए टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू फ्यूल। फ्यूल का मानना है कि मैनेजमेंट को जो है टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी और हार्मनी को जो है एम्प्लॉयज में बढ़ावा देना चाहिए। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट को टीम वर्क को बढ़ावा देना चाहिए ज्यादातर जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर, बिकॉज अदरवाइज ऑब्जेक्टिव वुड बी डिफिकल्ट टू रिलीज। या अगर हम जो है टीम स्पिरिट को बढ़ावा नहीं देंगे तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इट विल आल्सो रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, और इससे जो है आपस में एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। ए मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद बी। एक मैनेजर को जो है अपने, जैसे कि कोई मैनेजर है वो हर बात पे बोलता है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं ये करूंगा, तो उसको जो है अपने आप को आई से बी पर लेके जाना है कि हम सब मिलकर ये काम करेंगे और हम सब ने ये काम किया। इन ऑल हिज कन्वर्सेशन विद वर्कर्स टू फोस्टर द टीम स्पिरिट। इससे जो है अगर वो सब बोलेगा कि हम सब ने ये काम किया है, हम सब ये काम करेंगे, तो इससे क्या होगा, वर्कर्स में जो है टीम स्पिरिट की भावना बढ़ेगी। दिस विल गिव राइज टू ए स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम मेंबर्स। इससे जो है टीम स्पिरिट तो बढ़ेगी और ट्रस्ट बढ़ेगा आपस में, और एक दूसरे के प्रति जो है वो जुड़ाव महसूस करेंगे। इट विल आल्सो मिनिमाइज द नीड ऑफ यूजिंग पेनल्टीज, और हमें जो है यहाँ पे पेनल्टीज का यूज, वर्कर्स को कोई गलत काम करने पे उनकी जो पेनल्टीज लगाई जाती हैं उनको जो है कम से कम करना चाहिए। तो ये थे हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स जो हमने डिस्कस किए। ये प्रिंसिपल्स बहुत ही इजी थे और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल चलाने के लिए ये प्रिंसिपल बहुत ही हेल्पफुल है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज like and share my video and subscribe my channel.